आदरणीय माननीय न्यायिक आयुक्त महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के माननीय पदाधिकारीगण, माननीय न्यायिक पदाधिकारीगण, वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारीगण, चिकित्सा जगत के उपस्थित विशेषज्ञ, परिवहन विभाग के अधिकारीगण, बार के सम्मानित अधिवक्ता साथियों तथा उपस्थित सभी गणमान्य जन को, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आज का विषय MACT अर्थात मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सिर्फ एक कानूनी विषय नहीं है। यह विषय मानव पीड़ा, समयवृत्त न्याय, प्रशासनिक जवाबदेही, संस्थागत समन्वय और संवेदनशील व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक अहम विषय है। सड़क दुर्घटना केवल सड़क पर होने वाली एक घटना नहीं होती। सड़क दुर्घटना केवल सड़क पर होने वाली एक घटना नहीं होती, वह किसी परिवार की आर्थिक रीढ़ तोड़ देती है, किसी माँ की गोद सुनी कर देती है, किसी बच्चे के भविष्य को अनिश्चित कर देती है और कई बार किसी घर का चूल्हा तक ठंडा कर देती है। इसलिए मैं प्रारंभ में ही यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं, MACT की फाइलें केवल कागज नहीं होती, वे टूटे हुए परिवारों की धड़कन होती है। अब जब न्याय में देरी होती है तो केवल आदेश नहीं रुकता, राहत नहीं रुकती, इलाज रुकता है, पुनर्वास रुकता है और जीवन की लड़ाई और कठिन हो जाती है। मित्रों, सभाघर में उपस्थित सभी से मैं कहना चाहता हूं कि दुर्घटना की असली त्रासदी अक्सर दुर्घटना के बाद शुरू होती है। कमजोर प्रारंभिक जांच, चार्जशीट में विलंब, अधूरे दस्तावेज, विलंब मेडिकल रिपोर्ट, डिसेबिलिटी का स्पष्ट परिणाम, बीमा कंपनियों की तकनीकी आपत्तियां, विभागों के बीच समन्वय की कमी और पीड़ित परिवार की कानूनी अनभिज्ञता, यही वे जगह हैं जहां न्याय की रफ्तार टूट सी जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर MACT न्याय शास्त्र को अधिक मानवीय, स्पष्ट और संरचित बनाने का प्रयास किया है। सरला वर्मा ने कंपनसेशन कैलकुलेशन को व्यवस्थित किया। प्रणय सेठी ने जस्ट कंपनसेशन को न्यायपूर्ण आधार दिया। मेघमा जनरल इंश्योरेंस ने कंसोर्टियम के माध्यम से यह बताया कि दुर्घटना में केवल आय नहीं, रिश्ते भी टूटते हैं। और जयप्रकाश ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस, बीमा कंपनी और ट्रिब्यूनल के बीच समन्वय तंत्र की त्वरित न्याय का रास्ता है। इन सभी निर्णयों को सार एक ही है। इन सभी निर्णयों का सार एक ही है। मोटर दुर्घटना दावा दया का विषय नहीं है, अधिकार का विषय है। मुआवजा कृपा नहीं है, कानून सम्मत प्रतिकार है। और प्रक्रिया का उद्देश्य पीड़ित को थकाना नहीं है, संभालना होना चाहिए। लेकिन मैं इस मंच से एक और स्पष्ट बात करना चाहता हूं, जहां जेन्युइन विक्टिम को राहत मिलनी चाहिए, वहीं फैब्रिकेटेड, स्टेज, फोर्स और फ्रॉडुलेंट क्लेम को कानून की आड़ लेकर सफल नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि फर्जी दावा केवल बीमा कंपनी के खिलाफ धोखा नहीं है, वह असली पीड़ित के अधिकार पर हमला है, न्यायिक संसाधनों के बोझ है और व्यवस्था की विश्वसनीयता पर दाग है। इसलिए आज इस मंच से मैं एक संतुलित सिद्धांत रखना चाहता हूं। जेन्युइन क्लेमेंट को त्वरित राहत मिले और फ्रॉडुलेंट क्लेमेंट को विधि का कठोर उत्तर मिले। यह संतुलन MACT न्याय और नैतिक का विधिक आधार होना चाहिए।
अब मैं कुछ अत्यंत व्यवहारिक बातें रखना चाहता हूं। पहली बात, पुलिस की भूमिका। पहली बात, पुलिस की भूमिका। दुर्घटना के बाद की प्रारंभिक जांच ही अक्सर पूरे क्लेम केस की दिशा तय करती है। मैं ये पुनः दोहराना चाहता हूं, दुर्घटना के बाद की प्रारंभिक जांच ही अक्सर पूरे क्लेम केस की दिशा तय करती है। एफआईआर, साइट प्लान, सीजर लिस्ट, मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल, परमिट, इंश्योरेंस पर्टिकुलर्स, एमएलसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विटनेस स्टेटमेंट्स, यदि ये सब समय पर सही ढंग से और संवित रूप से संकलित हो जाए तो क्लेम प्रोसेस की आधी जटिलता वहीं समाप्त हो जाती है। कई मामलों में अधिनियम की भावना यह है कि आईओ, जो केस के आईओ होते हैं, दुर्घटना से संबंधित दस्तावेज तत्काल संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि न्यायालय पीड़ित को समय पर राहत की दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन जब पुलिस कागज देर से देती है तो अदालत देर से चलती है। लेकिन जब पुलिस कागज देर से देती है तो अदालत देर से चलती है, और जब अदालत देर से चलती है तो पीड़ित का जीवन भी रुक जाता है। दुर्घटना मामले में पुलिस सिर्फ प्रोसिक्यूशन एजेंसी नहीं है। दुर्घटना मामले में पुलिस केवल प्रोसिक्यूशन एजेंसी नहीं है, वह न्याय की पहली दस्तावेजी नींव है। दूसरी बात, चिकित्सा जगत की भूमिका। इंजुरी क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट समरी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, परमानेंट फंक्शनल डिसेबिलिटी, फ्यूचर ट्रीटमेंट नीड्स, प्रोग्नोसिस कॉजेस, ये सब कंपनसेशन डिटरमिनेशन की रीढ़ है। कई बार पीड़ित अदालत में कानून से नहीं बल्कि कमजोर मेडिकल रिपोर्ट से हार जाता है। मैं चिकित्सा विशेषज्ञों से आग्रह करूंगा कि एमएसीटी मैटर्स को केवल मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी न समझे, यह न्याय प्रक्रिया का अनिवार्य स्तंभ है। घायल के शरीर पर जो घाव है वो न्याय की भाषा का सबसे पहला दस्तावेज होता है। तीसरी बात, अधिवक्ताओं की भूमिका। मैं अपने बार के साथियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि एमएसीटी प्रैक्टिस केवल क्लेम पिटीशन फाइल कर देने का नाम नहीं है। यह प्रैक्टिस संवेदनशील भी है, दस्तावेज प्रधान भी है और अत्यंत मानवीय भी है। हमें केवल नाम, पता और दुर्घटना की तारीख नहीं पूछनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि घर में कमाने वाला कौन था, आश्रित कितने हैं, आय का विश्वसनीय आधार क्या है, डिसेबिलिटी का फंक्शन इफेक्ट क्या है, फ्यूचर ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्या है और कौन सा कंपनसेशन वास्तव में जस्ट कंपनसेशन कहलाएगा। अच्छा एमएसीटी अधिवक्ता वह नहीं जो केवल वाद दायर कर दे। अच्छा एमएसीटी अधिवक्ता वह नहीं जो केवल वायर दायर कर दे। अच्छा एमएसीटी अधिवक्ता वह है जो तथ्य, दस्तावेज, मानवीय पीड़ा और विधिक सिद्धांत, इन चारों को एक साथ अदालत के सामने विश्वसनीय ढंग से रख सके। चौथी बात, बीमा कंपनियों की भूमिका। मैं यह नहीं कहता कि हर क्लेम निर्विवाद होता है। मैं यह नहीं कहता कि हर क्लेम निर्विवाद होता है। विवाद होंगे, स्क्रूटनी होगी, फ्रॉड चेकअप भी होगा और होना भी चाहिए। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि टेक्निकल डिफेंस के नाम पर जेन्युइन विक्टिम्स को अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन देना न्याय की आत्मा के विरुद्ध है। नेशनल लोक अदालत और मेडिएशन सेंटर तत्विक न्याय के रास्ते हैं, लेकिन जब मृतक की आय का सीधा प्रमाण नहीं होता और कंपनी राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित
न्यूनतम मजदूरी तक मानने को तैयार नहीं होती, तब समझौता नहीं होता, सिर्फ विलंब जन्म लेता है। ओडी क्लेम हो या थर्ड पार्टी क्लेम, ओडी क्लेम हो या थर्ड पार्टी क्लेम हो, यदि पूर्व सूचना और पर्याप्त दस्तावेज मिलने के बावजूद कंपनी का रवैया ऐसा हो कि भुगतान नहीं, देरी ही उसकी पहली नीति लगे, तो यह केवल कॉर्पोरेट रणनीति नहीं, पीड़ित के अधिकार के प्रति अनसंवेदनशीलता भी है। कानून फ्रॉड रोकने के लिए, जेन्युइन विक्टिम को थकाने के लिए नहीं, कानून फ्रॉड रोकने के लिए है, जेन्युइन विक्टिम को थकाने के लिए नहीं। पांचवी बात, नोटिस तामील और प्रक्रिया की देरी, नोटिस तामील और प्रक्रिया की देरी। हमारे न्याय तंत्र में एक बड़ी व्यवहारिक समस्या यह भी है कि नोटिस तामील में अनावश्यक विलंब न्याय की गति को तोड़ देता है। जब हाईकोर्ट में कंपनियों के पंजीकृत अधिवक्ता मौजूद हैं, जब हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय में कंपनियों के पंजीकृत अधिवक्ता मौजूद हैं, वाद दाखिल करने से पहले उन्हें प्रति रिसीव कराकर सेवा की जा सकती है। तब फिर नोटिस तामील के नाम पर महीनों की देरी आखिर किसकी मजबूरी है? यह किसकी सुविधा? कई बार न्यायालय से पहले इंतजार की सजा बन जाता है। यह स्थिति बदलनी होगी और व्यवहार न्यायालय में, एमएसीटी कोर्ट में भी इसकी सुविधा ऐसी बहाल करनी होगी कि केस फाइल करने के पहले संबंधित जो वो इंश्योरेंस कंपनी है उसके अधिवक्ता जो नियुक्त हैं उनको कॉपी रिसीव कराकर फाइल करने की सुविधा बहाल करनी होगी। छठी बात, धारा 164 और 164 का व्यवहारिक महत्व। धारा 164 और 166 का व्यवहारिक महत्व। मोटर वाहन अधिनियम में वाद दायर करने के लिए धारा 166 और 164 का स्पष्ट प्रावधान है। धारा 166 में मृतक की आय के आधार पर प्रतिकार निर्धारित होता है। धारा 164 में निश्चित राशि और त्वरित भुगतान का प्रावधान है। जब कानून ने दो रास्ते दिए हैं, एक विस्तृत प्रतिकार का और एक दूसरा त्वरित राहत का, तब भी यदि मामला साल दर साल लंबित रहे तो यह केवल केस की समस्या नहीं, व्यवस्था की आदत बन चुकी देरी का परिणाम है। और जब बिना चार्जशीट के वाद का एडमिशन ही अटक जाए तो न्याय की रफ्तार कागजों की कैद में फंस जाती है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, दर्द की गणना आसान है, पर न्याय की गणना अभी भी व्यवस्था ने कठिन बना रखी है। मेरा सातवां बात, ट्रिब्यूनल और समन्वित व्यवस्था। आज की इस कार्यशाला का सबसे बड़ा महत्व यह है कि न्यायपालिका, पुलिस, डॉक्टर, परिवहन विभाग, बीमा क्षेत्र और अधिवक्ता सभी एक मंच पर उपस्थित हैं। आज यहाँ सभी एक मंच में यहाँ उपस्थित है। आज यहाँ यही वह इंस्टीट्यूशनल मॉडल है जो एमएसीटी को तेज, विश्वसनीय और मानवीय बना सकता है। क्योंकि सड़क दुर्घटना के मामले में न्याय तभी तेज होगा जब सिस्टम अलग अलग कमरों में नहीं, एक साझा जिम्मेदारी में काम करेगा। मैं विद्रोही तेवर में एक वाक्य कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ कई बार सड़क पर खून जल्दी सूख जाता है। लेकिन फाइलों में न्याय बहुत देर से चलता है। यह स्थिति बदलनी होगी। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां दुर्घटना के बाद पीड़ित को पहले अस्पताल, फिर थाना, फिर बीमा कार्यालय, फिर ट्रिब्यूनल, फिर तारीख पे तारीख इसे इस भूलभुलैया में न भटकाना पड़े। एमएसीटी का उद्देश्य केवल वर्षों बाद अवार्ड पास कर देना नहीं है। असली उद्देश्य यह है कि पीड़ित परिवार को समय पर सम्मानजनक, न्यायोचित और प्रभावी राहत मिले। मेरे कुछ रचनात्मक सुझाव हैं।
मैं नहीं जानता। मेरे कुछ रचनात्मक सुझाव हैं। पहला, दुर्घटना मामलों में प्रारंभिक दस्तावेजीकरण को गुणवत्ता सुधारी जाए। पुलिस, अस्पताल, परिवहन विभाग, बीमा कंपनी और क्रिमिनल के बीच टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन फ्लो विकसित किया जाए। एमएसीटी प्रैक्टिस के लिए अधिवक्ताओं का नियमित विशेष प्रशिक्षण हो। डिसेबिलिटी और ट्रॉमा असेसमेंट में मेडिकल क्लियरिटी और स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित की जाए। सस्पिशियस फैब्रिकेशन क्लेम्स के लिए कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी मैकेनिज्म होना चाहिए। नोटिस तामील और दस्तावेजी सेवा के वैकल्पिक प्रभावी उपाय लागू किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, पीड़ित को प्रक्रिया में के केंद्र में रखा जाए। प्रक्रिया को पीड़ित पर थोपने का औजार न बनाया जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, कानून तभी महान है जब वह घायल आदमी तक पहुंचे। कानून तभी तक महान है जब वह घायल आदमी तक पहुंचे। न्याय तभी जीवित है जब वह विधवा, अनाथ, घायल, मजदूर, असहाय, आश्रित और टूटे परिवार के आंसू पोंछ सके। और एमएसीटी तभी सफल है जब प्रभाव सिर्फ आदेश पत्र पर नहीं, पीड़ित के जीवन में दिखाई दे। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रांची को इस अत्यंत प्रासंगिक, मानवीय और समयोचित कार्यशाला के आयोजन हेतु बधाई देना चाहता हूं पूरे बार की तरफ से। मेरी आशा है कि आज की यह चर्चा औपचारिकता बनकर समाप्त न हो, बल्कि एमएसीटी मामलों की गति, गुणवत्ता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता चारों में वास्तविक सुधार का आधार बने। 4 पंक्तियों की मैं कविता बोलना चाहता हूं, इजाजत है तो। सड़क पे टूटा जिस्म था, सड़क पे टूटा जिस्म था, घर में टूटा मान। सड़क पे टूटा जिस्म था, घर में टूटा मान। फाइलों में अटका रहा उसका सारा जहान। फाइलों में अटका रहा उसका सारा जहान। न्याय अगर समुचित जिंदा है, न्याय अगर सचमुच जिंदा है तो राहत भी साथ चले, वरना फैसला क्या देगा जब बुझ जाए अरमान। घायल की सांसें गिनती नहीं, घायल की सांसें गिनती नहीं पूछती, घायल की सांसें गिनती नहीं पूछती, राहत पूछती है। विधवा कानून की भाषा नहीं, विधवा कानून की भाषा नहीं, न्याय की आहट पूछती है। एमएसीटी तभी सफल कहलाएगा इस लोकतंत्र की शान में जब आदेश नहीं, जब जीवन बदले पीड़ित के सम्मान में। वर्तमान की स्थिति में यह है कि अधिनियम में मामलों में अवार्ड पारित होने के बावजूद भी कंपनी मुआवजा राशि जमा नहीं करती है। इसके लिए भी क्लेमेंट को एग्जीक्यूशन केस फाइल करनी पड़ती है। फिर जल्द उसी राशि भुगतान करने का आश्वासन के साथ कंपनी द्वारा सेटलमेंट करने को मजबूर करती है, जिसमें इंटरेस्ट आदि का पैसा घटाकर सेटल करने का प्रस्ताव किया जाता है। अंतिम में मैं एक छोटा सा और प्रस्ताव देना चाहता हूं महोदय को। यह विनम्र निवेदन प्रार्थना है मेरा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दायर मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा वादों की समय सीमा के प्रश्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के में लंबित विशेष अनुमति याचिका, विशेष अपील, कई वाद का यथाशीघ्र अंतिम निस्तारण किया जाना चाहिए। मेरा ये आपसे आग्रह है कि इसको अग्रसित अगर किया जा सकता है तो किया जाए, ताकि देश के विभिन्न न्यायालयों में वर्षों से लंबित हजारों मुआवजा मामलों का शीघ्र निष्पादन संभव हो सके। अतः इस महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रतिवेदन प्रार्थना पत्र का मेरा जो है प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक मैं समझता हूँ। सभी को पुनः मेरा जोहार है और सबको मेरा बहुत बहुत आभार है।
मेरे जितने भी गैस में बैठे हुए अधिकारी हैं, जितने मेरे अधिवक्ता हैं, जितने पुलिस पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, PLV जो हैं, सबको संजय कुमार विद्रोही का पुनः जोहार है।